तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, और एक नई क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास होने वाली है क्लास 9th का जो मैथ है, प्रश्नावली 1.2, उसको हम लोग बिल्कुल समाप्त करने वाले हैं। पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और पहले चैप्टर में प्रश्नावली 1.2 बिल्कुल अच्छे तरीके से, रौपचिक तरीके से खत्म करने वाले हैं। जितने बच्चे प्रश्नावली 1.1 नहीं देखे हैं, जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से देख लीजिए। क्योंकि आपको भी मालूम है कि हम पढ़ाते नहीं है, सीधे दिमाग में ठोकते हैं। ऐसा पढ़ा दूंगा कि कभी नहीं भूल पाओगे। जाके प्रश्नावली 1.1 देख लो, आपको पता चल जाएगा। और आज की भी क्लास में आप लोगों को पता चल जाएगा। प्रश्नावली 1.2 बिल्कुल वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग उसका फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं और मजेदार तरीके से क्लास को शुरू करते हैं। लो भाई, आ गया प्रश्नावली 1.2 का। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये रहा पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले पढ़ेंगे। बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है भाई, कारण के साथ ही हम लोग उत्तर देंगे, बिना कारण का कहां उत्तर देने वाले हैं। बहुत बढ़िया। चलिए लाइक कर देना वीडियो को, लाइक नहीं किया तो। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या बोला है। अब प्रश्न जब भी करने जा रहे हो सत्य असत्य का, एक बार प्रश्न को पहले आपको डिटेल में पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उस पर एनालिसिस करना कि प्रश्न बोल क्या रहा है। बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जाकर पहली क्लास में देख लो प्रश्नावली 1.1 को। डिटेल में मैंने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जिक्र किया हुआ है। लेकिन बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। ध्यान समझना, मैंने तुम लोगों से बताया था कि यह जो संख्या होता है, यह जो संख्या होता है, यह संख्या दो प्रकार का होता है। मैंने तुम लोगों से कहा था प्रश्नावली 1.1 में कि संख्या दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वास्तविक संख्या, एक होता है आपका वास्तविक, और एक होता है आपका काल्पनिक। एक होता है आपका काल्पनिक और एक होता है वास्तविक। अब ये जो वास्तविक संख्या होता है ना, वास्तविक संख्या को जब डिवाइड करोगे तो दो हिस्सों में टूटेगा। वास्तविक संख्या दो प्रकार की हो जाती हैं। एक तो हो जाती है आपका परिमेय, एक हो जाती हैं आपका परिमेय, क्लियर है, और एक हो जाती है आपका अपरिमेय, एक हो जाती है आपका अपरिमेय। अब बोला है क्वेश्चन कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तब आप बताओ कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या दिख रहा है, वह सारे के सारे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही तो आएंगे। यहाँ पे जितना भी अपरिमेय संख्या दिखेगा सब वास्तविक संख्या होगा। यहाँ पे जितना परिमेय संख्या दिखेगा सब वास्तविक संख्या होगा। तो इसने गलत ही क्या पूछा है, सही तो पूछ लिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मतलब सत्य बात है कि सारे के सारे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंडर ही आएंगी। क्लियर है। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखोगे, देखो आप इसका उत्तर लिखोगे कि सत्य है गुरुजी। क्या लिखोगे इसका, यहां पे उत्तर लिखोगे कि सत्य है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि सत्य है। अब सत्य तो है, ठीक है। कारण भी देने के लिए बोला है तो यहां पे लिखते हैं कारण। कारण, कारण में लिखना यहां पे कि इसलिए सत्य है क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर ही आती है। या आप ये कह सकते हो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। ऐसे लिख सकते हो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही, क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। यहां तक बात समझ में आई होगी। देखिए कारण आप दो तीन तरीके से दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि
आप एक ही तरीका से कारण दे पाएंगे। देखिए, एक कारण तो हमने दे दिया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है, मतलब सारे के सारे परिमेय संख्या और सारे के सारे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाएंगी। और इसमें बोला है कि सारे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, बिल्कुल सही बात है, उसी का पाठ है। या तो आप कारण में ये भी लिख सकते हो कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में समाहित होती है, इस तरह भी कारण दे सकते हो। या तो लिख सकते हो कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही भाग है, ये भी कारण दे सकते हो। 3-4 प्रकार से कारण दे सकते हो, जिस प्रकार आपका दिमाग काम करे। बस हाँ, कारण का स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ नोट कर लो, हो गया काम। ये क्या है? सत्य है। पूरा डिटेल में खोल खोल के एक एक कड़ हमने बता दिया। अब क्या समझ में आएगा? अब क्या लोगे भाई? इससे हलवा क्या मिलेगा आप लोगों को? तो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं मैथ, घबराने की कोई बात नहीं है, रौपचिक तरीके से पढ़ते हैं। चलिए, इसी का दूसरा प्रश्न है भाई। दूसरा प्रश्न क्या बोल रखा है देख लेते हैं इसको भी। दूसरा प्रश्न है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है, और जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, तो पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। अब यहां पे हम बनाएंगे संख्या रेखा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे रौपचिक तरीके से, किस तरीके से? रौपचिक तरीके से। लो भाई, ये हमने संख्या रेखा यहाँ पे क्या कर दिया? बना दिया। ठीक, यहाँ पे संख्या रेखा हमने बना दिया। अब आपको भी मालूम है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बीच में क्या होता है? शून्य। इसके आगे जाओगे तो हो जाएगा आपका +1, इसके आगे जाओगे तो होगा आपका +2, इसके आगे जाओगे तो ये हो जाएगा +3, और इसके आगे जाओगे तो ये हो जाएगा +4। कहाँ तक गुरुजी? तो अब इसका कोई ठिकाना थोड़ी होता है, जाता है आपका प्लस अनंत तक, प्लस अनंत तक जाता है। और जब पीछे आते हो तो ये हो जाता है आपका -1, ये हो जाता है आपका -2, और ये हो जाता है आपका -3। कहाँ तक जाता है गुरुजी? तो जाता है आपका माइनस अनंत तक। अब क्या रखिए, संख्या रेखा पे जितना आपको नंबर्स दिख रहे हैं, सब करणी यम के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब समझिए, अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं, इस पे अगर मैं टोपी पहना दूं, ठीक है, अगर इस पे मैं टोपी पहना दूं, इस पे मैं टोपी पहना दूं, तो ये सब करणी के यम का रूप का है, ये सब करणी में m का रूप का है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या भी है, बहुत अच्छा। लेकिन जैसे मैं माइनस की तरफ बढ़ूंगा ना, और माइनस पे जैसे मैं टोपी पहनाऊंगा, तो काम हम लोगों का बिगड़ जाएगा, काम हम लोगों का बिगड़ जाएगा, क्योंकि यह m के रूप का नहीं हो सकता है। अब आप समझिए क्यों नहीं हो सकता है। तो अब करणी में यम बोला है कि करणी में m का रूप का क्या? सारे के सारे संख्या रेखा में जितना नंबर्स दिया है, सारे के सारे करणी में m का रूप का होगा। और बोला है कि m जो है प्राकृतिक संख्या है, m जो है वह प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब मेरे प्यारों को ध्यान आप दीजिएगा, आपको मालूम है कि ऋणात्मक संख्याओं को वर्गमूल निकाला ही नहीं जा सकता, वो काल्पनिक संख्या हो जाती है। ठीक है, तो यहां जैसे -3 लोगे ना, ठीक है, क्या लोगे? -3 लोगे ना, और -3 का अंडर रूट निकालोगे ना, वर्गमूल निकालोगे ना, अब यह आपका वास्तविक संख्या नहीं रहा, यह आपका प्राकृतिक संख्या नहीं रहा, अब ये हो जाएगा आपका काल्पनिक संख्या, ये हो जाएगा आपका काल्पनिक संख्या, ये हो जाएगा काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो माइनस वाली संख्याओं का जब वर्गमूल लेते हैं तो वो काल्पनिक संख्या में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई करणी में m का रूप का तो होगा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? या तो आप ये भी कह सकते हो कि करणी में 2 और करणी में 3 के बीच अनंत प्राकृतिक संख्या होती है, अनंत प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन सभी करणी में m रूप का नहीं होती है। मतलब यह बात असत्य है भाई। आप सभी संख्याओं को करणी में m रूप का, और जहां m एक प्राकृतिक संख्या, इसको आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि यहां माइनस संख्याओं का वर्गमूल कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, कभी भी काल्पनिक वास्तविक संख्या नहीं हो सकता है, वो हमेशा काल्पनिक संख्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इसका क्या लिखोगे? अब इसका लिखोगे कि भैया ये तो असत्य हुआ, भैया ये तो आपका असत्य हुआ, असत्य है। कारण इसका 2-3 प्रकार से दे सकते हो, यह मत सोचना कि ये कई प्रकार से कारण हम दे सकते हैं, बस आपका कंडीशन सही होना चाहिए। जैसे कारण में आप एक कारण ये भी दे सकते हो कि करणी में 2 और करणी में 3 के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है।
ठीक है, या आप कह सकते हो कि अनंत संख्याएं होती हैं जो कि प्राकृतिक भी होती हैं और करणी में एम रूप का नहीं होती है। या तो आप इधर लिख दोगे कि -3 और -2 और -1 का जो वर्गमूल होगा वो कभी भी करणी में एम रूप का नहीं होगा, क्योंकि वो संख्या कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी, वो होंगी काल्पनिक संख्या। तो आप ऐसे लिख देना, सिंपल में बता देता हूं, आप लिख देना कि -3 इसके ऊपर कर्णिम डाल दो, इसी तरह -2 इसके ऊपर कर्णिम डाल दो। ऐसे लिख दो कि माइनस करणी में 3 और -2 करणी में 3, ठीक है, ये संख्याएं, ऐसे लिखो, ये संख्याएं, ये संख्याएं करणी में एम रूप का नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर लिखेंगे, यहां बोला था कि प्राकृतिक संख्या होना चाहिए लेकिन ये काल्पनिक हो रहा है, क्योंकि ये संख्याएं काल्पनिक हैं, क्योंकि ये संख्याएं कैसी हैं, तो ये संख्याएं काल्पनिक हैं। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये संख्या काल्पनिक है। अब क्या चाहिए, लो, या तो अगर एक कारण देना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, या एक कारण और दे सकते हैं कि करणी में 2 और करणी में 3 के बीच अनंत संख्याएं हैं जो कि करणी में एम रूप का नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसे भी आप दे सकते हो। तो क्या हो गया, असत्य हो गया, हुआ कि नहीं, पूरा आपको एक एक डिटेल, एक एक पॉइंट आप लोगों को बता दिया। तो याद रखिएगा, कभी भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, हालांकि वो अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम लोग अभाज्य संख्याओं में अगर ऋणात्मक अंक ले लेते हैं और उसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो उसका वर्गमूल कभी नहीं निकल सकता, वो हमेशा काल्पनिक संख्या कहलाएगा, ठीक है। मतलब कि एक चीज और बता देता हूं कि अगर अभाज्य संख्या है, ये क्या है, अभाज्य, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं के आगे अगर मैं माइनस लगा दूं और इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोलूं, लो भाई, कभी वर्गमूल नहीं निकल सकता, हमेशा वो काल्पनिक संख्या कहलाएंगे। अब इतना डिटेल में मैथ कहाँ कोई पढ़ाता है, वो डायरेक्ट असत्य करके आगे बढ़ेगा कि आपको इतना डिटेल में समझाने जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे छोटे भाई हो, आपको मैथ में एकदम बिल्कुल बता देता हूं कि इंटेलिजेंस बना दूंगा आप लोगों को। अब इसी का तीसरा प्रश्न है, इसी का तीसरा प्रश्न है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी हमने आप लोगों को बताया कि भाई यह आपका वास्तविक संख्या, अभी हमने आप लोगों को जिक्र किया था इसके बारे में बहुत डिटेल में कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक तो हो जाती है आपका परिमेय, एक हो जाती हैं परिमेय, और दूसरा हो जाता है आपका अपरिमेय, दूसरा हो जाता है अपरिमेय। अभी हमने जिक्र किया था आप लोगों से। अब ये प्रश्न पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होंगी, तो ये बताइए वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। जैसे हम कह सकते हैं कि -3/5, हम कह सकते हैं 0, हम कह सकते हैं 8/3, हम कह सकते हैं यहाँ पे माइनस, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि करणी में -3, हम कह सकते हैं यहाँ पे पाई, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि -3/2, वो भी अंडर रूट में हम कह सकते हैं, ठीक है। ये सभी के सभी वास्तविक संख्या हैं। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होंगी, तो हमको थोड़ा बता दीजिए कि -3/5 जो है आपका अपरिमेय होगा। ये सभी की सभी वास्तविक संख्या को बोला है कि परिमेय संख्या होंगी, ठीक है, अपरिमेय संख्या होंगी। बोला है कि जितना भी वास्तविक संख्या है सभी के सभी अपरिमेय संख्या होंगे। तो भाई ये क्या है, ये तो परिमेय हुआ, ये भी आपका क्या हुआ, परिमेय हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, मतलब असत्य है, क्योंकि सारे के सारे वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होंगी। भाई परिमेय भी तो होगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय से मिलकर आपका वास्तविक संख्या बनता है। तो आप ये कहिए कि सारी की सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय है, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि परिमेय तब कहां गया,
परिमेय का काम खत्म नहीं। मतलब कि वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है और अपरिमेय आता है। हम सभी भी वास्तविक संख्या को अपरिमेय कभी नहीं कह सकते हैं, हम सभी वास्तविक संख्या को परिमेय कभी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हम दोनों कहेंगे कि सभी की सभी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, ऐसे होता है। तो क्या हुआ, असत्य हुआ। तो हम लिखेंगे यहां पे कि असत्य है, यह भी कथन कैसा है, असत्य। यह भी कथन जो है वो क्या है, असत्य है, नोट कर लो, असत्य है। कारण देना है तो कारण तो बहुत प्रकार से दिया जा सकता है। कारण कारण में लिखोगे कि इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी सम्मिलित होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं के साथ साथ परिमेय संख्या भी सम्मिलित होती है वास्तविक संख्याओं में। ठीक है, ऐसा लिखोगे कि अपरिमेय संख्याओं के साथ अपरिमेय संख्याओं के साथ अपरिमेय संख्याओं के साथ परिमेय संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या भी यहां लिख देना कि परिमेय संख्या भी होती है वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में। इसलिए भाई असत्य है, इसलिए क्या है, असत्य है। अब बताइए क्या चाहिए आप लोगों को, क्या चाहिए भाई, इतना डिटेल में क्लियर है। पूरा रीजन के साथ एक एक पॉइंट आप लोगों को बताते चल रहा हूं ताकि एक भी पॉइंट आप लोगों का छूटे नहीं, या बेहतरीन तरीके से मैथ को तैयार कर पाओ। लो भाई, आ गया प्रश्न संख्या दूसरा। क्या बोल रखा है प्रश्न संख्या दूसरा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा पूछा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। लो भाई, इसने क्या बोल रखा है, इसने दावा किया है कि सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक, जितना भी धनात्मक पूर्णांक है सभी की सभी वो अपरिमेय होती हैं। अगर कोई ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल परिमेय होता है तो हमें बताइए। चलिए, सबसे पहले आप धनात्मक पूर्णांक समझिए। सबसे पहले आप समझेंगे धनात्मक पूर्णांक कि भाई धनात्मक पूर्णांक कौन सा होता है कि सबका वर्गमूल लेने पे क्या परिमेय ही होगा। कोई अगर परिमेय होता है तो हमको बताइए, प्रश्न में तो यही बोला है। तो धनात्मक पूर्णांक की हम बात करें तो धनात्मक पूर्णांक होता है आपका 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, इधर हो गया 4, इसी तरह 5, 6, 7, 8 चलता रहता है। अब कह रहा है इन सबका अगर हम वर्गमूल ले लें, इन सबका अगर हम वर्गमूल ले लें, अगर हम इन सबका वर्गमूल ले लें, इन सबका वर्गमूल ले लें, तो बताइए किनका वर्गमूल लेने पे अपरिमेय आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आ गया आपका 1, इसका क्या आ गया 1, तो ऑलरेडी ये आपका पी बटे क्यू के रूप में हो गया, परिमेय आ गया। इसका लोगे तो ये तो आएगा भाई, इसका इवन नहीं करेगा तो ये तो अपरिमेय कहलाएगा। इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा अभाज्य संख्याओं का, ये भी आपका अपरिमेय कहलाएगा। बात समझिए, ये आपका अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय। ठीक है, लेकिन ये तो परिमेय हो गया, यह तो परिमेय हो गया, इसको करोगे तो ये भी आएगा अपरिमेय। ठीक है, कोई नहीं गुरुजी, लेकिन जब करणी में 4 को हम पहुंचोगे तो करणी में 4 का मतलब 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और 2 को हम लिख सकते हैं पी बटे क्यू के रूप में, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, और यहाँ क्यू का मान 0 भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक है क्या सबका वर्गमूल अपरिमेय आता है। तो भाई अपरिमेय कहाँ आता है, परिमेय भी तो आता है। एक यहाँ पे परिमेय आ गया, एक आपका यहाँ पे परिमेय आ गया। तो सत्य है कि असत्य, बताइए सत्य है कि असत्य है। तो आप कहोगे असत्य है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे कि असत्य है, लिखोगे असत्य। ये क्या लिखा गया भाई, असत्य। लो यहाँ ऐसे लिखो, असत्य है, असत्य है क्योंकि, लिखोगे क्योंकि करणी में 4 का वर्गमूल जो होता है अपरिमेय नहीं परिमेय होता है, क्योंकि करणी में 4 का हो जाएगा 2, 2 के नीचे हम लिख सकते हैं 1, ये हो गया आपका पी बटे क्यू के रूप में, और क्यू का मान यहाँ पे 0 भी नहीं है। ठीक है, और पी और क्यू पूर्णांक भी है। पी और क्यू जो है वो कैसा है, तो पी और क्यू पूर्णांक भी है। पी और क्यू कैसा है, तो पूर्णांक है।
अब क्या चाहिए, समझ में आ गया आप लोगों को? तो वही कह रहा है कि अगर कोई ऐसी संख्या है तो बताइए, तो ऐसी संख्या 4 है, क्योंकि 4 का जब वो वर्गमूल आप करेंगे ना, 4 ऐसी धनात्मक पूर्णांक हो गया जिनका वर्गमूल करेंगे तो परिमेय आएगा। इसी तरह एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जिनका वर्गमूल करेंगे तो परिमेय आएगा। इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे 9 पे, तो 9 भी तो ऐसा धनात्मक पूर्णांक है, जब इसका वर्गमूल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3, और 3 का मतलब ये आ गया परिमेय संख्या। बहुत सारी संख्या है, तो कोई एक संख्या के बारे में पूछा था तो हमने 4 को ही बता दिया कि ज्यादा दूर मत जाइए, 4 पे ही अपटक जाइए, क्योंकि 4 ही ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल ले लेंगे ना तो वो परिमेय बदल जाएगा। क्लियर है? और एक भी है, 9 भी है, आगे चल के 16 भी आपका है, 25 भी है, अरे बहुत सारे हैं। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है ना, आगे आ जाइए। अब है आपका ये प्रश्न संख्या तीसरा। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरा क्या है। इसको भी रौपचिक तरीके से हम लोग समझ जाएंगे, हालांकि इसको अगर हम लोग ग्राफ पेपर पे समझते हैं तो बहुत मजा आता है, लेकिन हालांकि फिर भी हम लोग समझ पाएंगे कि क्या है। बोला है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पे, लो भाई, संख्या रेखा पे करणी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। अब करणी में 5 को हमें निरूपित करना है संख्या रेखा पे, कोई दिक्कत नहीं, एक संख्या रेखा बना ही लेते हैं, एक संख्या रेखा इधर बना ही लेते हैं। लो ये हो गया। अरे भाई सही है कि नहीं जी? थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, डिलीट कर देते हैं, फिर से बनाते हैं, फिर से बनाएंगे बिल्कुल सीधा। लो संख्या रेखा बन के तैयार। अब इस संख्या रेखा पे हमें क्या करना है, हमें करनी में 5 को निरूपित करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। एक नियम होता है, याद रखिए, पाइथागोरस ने एक नियम दिया था। पाइथागोरस ने यह कहा कि भैया, उन्होंने बताया कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, वह आपके आधार के स्क्वायर, वो आपके आधार के स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। उन्होंने कहा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कौन दिया था? पाइथागोरस ने यह प्रमेय दिया था। इसकी जरूरत भी पड़ेगी इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ध्यान दीजिए, संख्या रेखा आपने बना लिया, बहुत अच्छा। संख्या रेखा बनाने के बाद देखिए, आप स्केल की सहायता से इस तरह संख्या रेखा खींच लीजिएगा। 2 इकाई दूरी भरकर आप 2-2 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे आपको दूरी भरना है। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2-2 सेंटीमीटर का आप लोगों का दूरी होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा आपका 0, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का आपने दूरी भर लिया। 2-2 सेंटीमीटर का दूरी भर के आपको बिंदु लगाते चलना है। यह 2-2 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां 2 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 पॉइंट दिख रहा है ना, तो इसी 2 बिंदु पे हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। और 90 अंश का कोण बनाना आप जानते हो कैसे होता है। ठीक है, 90 अंश का कोण बनाना जानते हो ना कैसे होता है, मैं बता भी देता हूं। देखो, अगर मान लो कि यह कोई बिंदु है, इस पे अगर 90 अंश का कोण बनाना है, तो आप लंगड़ा प्रकार लेकर यहां से एक चाप लगाओगे, मतलब यहां से ऐसे एक चाप लगाओगे, और उतना ही दूरी, आपको टेढ़ा नहीं करना, उतना ही दूरी यहाँ पे करके एक यहाँ पे चाप लगाओगे, उतना ही दूरी पकड़ के एक यहाँ चाप लगाओगे, जहां काटेगा उसी को मिला दोगे। ये हो गया 90 अंश। 90 अंश का कोण ऐसा ही बनता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अरे भाई मिटोगे, इसको क्या हो गया भाई, मिटो मिटो जल्दी। ठीक, चलिए अब यहाँ पे 2 पे हम 90 अंश का कोण बनाएंगे, तो 90 अंश का कोण बना लेते हैं इस 2 पे। चलिए, ये रहा 90 अंश का कोण। ठीक है, ये रहा 90 अंश का कोण। जब चाप लगाएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कट गया। ठीक है, यहाँ पे कट गया। अब ये कितने अंश का है? 90 अंश का कोण है। समझ में आ रहा है? 90 अंश का कोण है। कितना अंश का है भैया? तो यहाँ पे हो गया 90 डिग्री का कोण हमने बना दिया। 90 डिग्री का कोण जो है कंप्लीट हो गया। अब इसका नाम हमने यहाँ पे सी रख दिया, और इसका नाम हमने ए रख दिया, और इस बिंदु का हमने नाम बी रख दिया। अब हम क्या करेंगे कि ए को सी से क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे कि ए से सी को हम लोग मिला देंगे। अब एक चीज और है, दिमाग लगाइएगा कि ये जो चाप आप कटाइएगा ना, ये वाला, ये जो चाप कटाइएगा उसको 1 सेंटीमीटर दूरी भर कर कटाइएगा। मतलब ये जो कटाया हूं मैं, वो 1 सेंटीमीटर दूरी भर के आपको कटाना है।
मतलब यह जो दूरी होना चाहिए वो 1 सेंटीमीटर का दूरी होना चाहिए। ये भी ध्यान में रखना है, ये भी ध्यान में रखना है, 1 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। ठीक है, जब 2 पे 90 अंश का कोण बना दिया आपने, जब वहां कटाओगे ना तो 1 सेंटीमीटर की दूरी भर के ही कटाना, मतलब ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और यहां से लेके यहां जो है आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे काम करना है। अब इस सी वाले बिंदु जो है इसको आपको ए से मिला देना है। ठीक है, मिला देते हैं। ठीक है गुरुजी, क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। हमने क्या किया, मिला दिया। हमने क्या किया, मिला दिया। अब यह आपका लंब हो गया 1 सेंटीमीटर और यह आपका आधार हो गया 2 सेंटीमीटर, क्योंकि पाइथागोरस का नियम जो है वह आपका त्रिभुज पे ही जिक्र हुआ था। किस पे, उन्होंने कहा कि पाइथागोरस का नियम है तो वह आपका समकोण त्रिभुज पे ही लागू होगा। किस पे होगा, समकोण त्रिभुज पे ही लागू होगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ आता है त्रिभुज बनाने का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, लो ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, यह त्रिभुज बन गया। उन्होंने कहा था कि अगर यह 90 अंश है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, कर्ण। और नीचे क्या होता है, आधार होता है, उन्होंने बताया था। और ये क्या होता है, लंब होता है। अगर ये सिचुएशन होती है तब जाके यह उन्होंने नियम दिया था, और यही नियम यहाँ पे भी लागू हो रहा है कि अगर यह 90 अंश बन रहा है, देखो ये 90 अंश बन गया कि नहीं, इधर भी 90 अंश, इधर भी 90 अंश, तो 90 अंश अगर इधर बना तो 90 अंश की सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी आपका, ये आपका कर्ण कहलाएगी। कर्ण, तो हो गया कर्ण का, कर्ण हो गया। और यह क्या कहलाएगा, आधार। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट आपका लंब कहलाएगा। ठीक है, अब यही नियम पे रख दो। कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण का कर्ण स्क्वायर हो जाएगा बराबर, आधार कितना दिया है, आधार 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना दिया है, तो लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4 और प्लस 1, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, 4 1 5, वो भी अंडर रूट में, क्योंकि यह वर्ग जाएगा उधर वर्गमूल हो जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 की तो आवश्यकता था हमें, तब यह जो आया अंडर रूट 5 आ गया, यह है अंडर रूट 5। ठीक है, अब ये अंडर रूट 5 है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो बिंदु ए दिख रहा है, तो ए से यह पूरा सी की दूरी भर लेंगे, और सी की दूरी भरने के बाद मेरे प्यार बच्चों क्या करेंगे, ध्यान समझिए, सी की दूरी भर के हम लोग यहां से एक चाप लगाएंगे। ऐसे जब चाप लगाएगा ना तो इस बिंदु पे आके वो रुक जाएगा, और यही बिंदु जो है वह कहलाएगा आपका करणी में 5। यही बिंदु आपका कहलाएगा करणी में 5, और इसका नाम आप क्यू रख दीजिए। मतलब ए और क्यू जो है वो करणी में 5 कहलाएगा। क्लियर है। अब इतना ना आराम से कोई आप लोगों को नहीं बताएगा, एक एक स्टेप हमने बता दिया, और वही काम लंगड़ा प्रकार लेके प्रकार से अपने उस पे कर लीजिएगा, ग्राफ वाले पेपर पे एकदम बिल्कुल सटीक बन जाएगा। तो भाई यही नियम था, इतना डिटेल में थ्योरम तो कोई नहीं आपको बताएगा। प्रश्नावली है कि खत्म, खत्म, प्रश्नावली हो गया आप लोगों का खत्म। बताइए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मजा आ रहा है ना आप लोगों को मैथ पढ़ने में, बिल्कुल मजा आएगा। प्रश्नावली 1.1 जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यार बच्चों, मेरे छोटे भाई लवली बच्चे, बिल्कुल आराम कीजिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, आराम से पढ़ाई करते रहिए।